स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एक्सप्रेस लिंक के बारे में यानी कि CXL के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए सीएक्सएल का ज़रूरत क्यों पड़ा। जैसे कि हमने बात किया था फाइबर ऑन चिप के बारे में कि हाइपर स्केलर का जो डिमांड है वो अब न्यू नॉर्मल हो गया है। यानी कि आज के टाइम में नॉर्मल सर्वर वो लोग बनाते ही नहीं, हाइपर स्केलर बनाते हैं सीधे सीधे। और हिसाब ये समझिए कि हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर हाइपर स्केलर और बड़ा इसलिए नहीं बना सकते कि हर जो स्टैंडर्ड उसमें इस्तेमाल हो रहा है यानी कि जो इनपुट एंड आउटपुट का एल्गोरिथम है यानी कि PCI एक्सप्रेस है, वो लिमिट हो गया है। यानी कि अब हम लोग चाह के भी और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हिसाब ये समझिए कि हम लोग ओवर प्रोविजनिंग से सफ़र कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप एक जीपीयू लेते हैं तो जीपीयू में वीरैम पोतते हैं। आप बड़ा बड़ा सर्वर लेवल के लिए जीपीयू देखेंगे तो उसमें वीरैम बहुत आता है, 68 GB तक आ सकता है या उससे भी ज़्यादा आ सकता है। अब बात है कि क्या वो हर समय यूज़ हो रहा है, क्योंकि सर्वर की इंडस्ट्री में कंपोनेंट से प्रॉब्लम नहीं है, कंपोनेंट अनयूटिलाइज्ड है यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया, उससे ज़रूर प्रॉब्लम होता है। तो ओवर प्रोविजनिंग जो है एक बहुत सीरियस समस्या है। और उससे एक साइड इफेक्ट आता है कि पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि अगर आपका टोटल सिस्टम का रैम देखा जाए बहुत ज़्यादा होगा, बहुत 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 ज़्यादा होगा, यूटिलाइजेशन देखेंगे तो बहुत कम होगा। तो ये समझने वाली बात है कि ये एक लिमिट बना देता है कि हम लोग कितना बड़ा ये सब हाइपर स्केलर बना सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉस्ट जो है यानी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आ रहा है, कितने हार्डवेयर के कॉस्ट आ रहे हैं, ये भागता ही चला जा रहा है, भागता ही चला जा रहा है। तो हिसाब ये बन रहा है कि ये समस्या गंभीर हो गया है कि हमें कुछ नया चाहिए जो हम लोग को एक लिमिट जो बन रहा है अभी करंट इनपुट एंड आउटपुट से, और जिसके कारण हम लोग को प्रोविजनिंग का समस्या हो रहा है, उसे सॉल्व करने के लिए तो CXL को उतारा गया 2019 में। तो हिसाब ये समझिए कि PCI 5.0 का ही बैकबोन लिया गया है। मतलब कि समझिए PCI 5.0 के ऊपर इन्होंने तिगड़म लगाया है और वो बेस लेयर है। मतलब कि पूरा फिजिकल कैसा स्लॉट कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रिकल्स कैसा होगा, वो सीधा सीधेगा PCI 5.0 जैसा होगा। और उसमें 3 प्रोटोकॉल उसके ऊपर, मतलब जो इसे अलग करेगा PCI से और CXL को अलग किया जाएगा, वो होगा 3 प्रोटोकॉल्स है। ये प्रोटोकॉल 3 कैटेगरी में है। CXL.io नाम में ही है, CXL.MEM, CXL.cache। तो ये समझिए 3 सिस्टम आ रहा है और ये पूरा इकोसिस्टम है। यानी कि जैसे पीसीआई के लिए हर चीज़ आता है ना, चाहे पीसीआई का आपका नेटवर्क कार्ड हो जाए, रेड कार्ड हो जाए, आपका ग्राफिक्स कार्ड हो जाए, कंप्यूट कार्ड आ जाए, एआई एक्सेलरेटर कार्ड आ जाए, वैसे समझिए इकोसिस्टम बन गया है पीसीआई, वैसे ये भी इकोसिस्टम बनेगा और 2019 से इसे स्टार्ट किया गया था। और इसका कंसोर्टियम बनाया गया, यानी कि आप समझ लीजिए कि बनाने का कोई कुछ भी बना ले, हर कंपनी कुछ ना कुछ बना सकती है, लेकिन बात है कि वो स्टैंडर्ड बने, इकोसिस्टम बने, उसके लिए उसे कंपनी का सपोर्ट चाहिए होता है। और इस मामले में ये कंपनी काफ़ी सही रास्ते पे चल रही है कि इंटेल ने गाड़ी खोला और काफ़ी बड़े-बड़े प्लेयर्स को जोड़ लिया, जिसमें एएमडी है, आर्म है, सिस्को है, डेल ईएमसी है, हो गया है, आईबीएम हो गया है, सैमसंग हो गया, एनवीडिया हो गया, माइक्रोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया, एचपी हो गया, अलीबाबा ग्रुप हो गया। समझ ले बड़े-बड़े लोग जिनका पॉकेट बहुत बड़ा-बड़ा है और इसमें से आधे से ज़्यादा लोग हैं जो हाइपर स्केलर चलाते हैं, वो सारे लोगों को एक साथ लाया गया कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। तो यही सीएक्सएल बनाया गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेस लिंक। तो अब ऐसा नहीं कि ये इंटेल का है, अब है कि ये पूरा यूनिफॉर्म चीज़ है और ये मतलब समझिए काफ़ी स्पीड चल रहा है। अभी तो हम लोग 3.0 तक आ चुके हैं और यही आइडिया वही है कि आपका जो प्रॉब्लम था, लिमिटेशन था पुराने टाइम का, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये हुआ CXL। तो इसका असर क्या आ रहा है? तो इसका असर ये आ रहा है, रिजल्ट जो है वो है कि आईओ का एक बस अलग तरीके से बनाया जाएगा जिसमें पूलिंग रिसोर्सेज पॉसिबल होगा। यानी कि आप अगर आज के टाइम में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ में बहुत सारा हार्डवेयर, ये मैंने बताया 3 प्रोटोकॉल्स जो आपका आ जाएगा, मेमोरी, कैश और आपका आईओ डिपार्टमेंट हो जाता है। और पूलिंग रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को जो ऐसे खूब जोड़ के एक बना रहे, क्लस्टर बना रहे, उसका फ़ायदा क्या है? आपको ये होगा कि हर किसी चीज़ में आपको रैम डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बोलोगे रैम तो कंप्यूटर में सिर्फ प्रोसेसर के पास होता है। आप ध्यान से देखिए, हर चीज़ में रैम होता है। यानी कि ग्राफिक्स कार्ड में क्या होता है? वीरैम। आप इसमें देखेंगे क्या बोलते हैं, आपका एसएसडी में क्या होता है? डीरैम। वैसे देखिए हर चीज़ में, नेटवर्क में उसमें भी रैम होता है। अगर रेड वाले में देखते हो उसमें भी होता है। तो हर जगह रैम होने की जगह पे एक पूल बनाया जाए कि भैया ये पूल 2 टेराबाइट का रैम है, जिसको जितना खाना है खा लो। पूल बना के करने का ये फ़ायदा होता है कि सबको जितना चाहिए उतना मिलेगा और यूटिलाइज़ेशन 100% के आस-पास रहेगा। तो वही समझिए जीपीयू हो जाए, ए6 हो जाए, रेड कार्ड हो जाए, नेटवर्क कार्ड हो जाए, बहुत सारे और चीज़ आता है। और ये कलेक्टिव रैम को शेयर कर सके, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस पे फोकस किया जा रहा है पीसीआई 5.0 पे। कारण ये था कि बनाने का ये पहले बना रहे थे, काफ़ी लोगों को था आइडिया, लेकिन उनका था कि पीसीआई एक्सप्रेस का स्पीड और डीडीआर5 का स्पीड मैच करना चाहिए। पीसीआई जो मतलब 3 था वो उतना फास्ट था ही नहीं, 4 भी उतना फास्ट नहीं था, 5 इतना फास्ट हो गया कि रैम से ज़्यादा थ्रूपुट आपको पीसीआई में मिलता है। तभी उस डेटा प्रोटोकॉल को उठाया गया, उस इलेक्ट्रिकल प्रोटोकॉल, फिजिकल पोर्ट को उठाया गया और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का तिगड़म किया गया। और ये समझिए कि
इससे आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन यानी कि आपके कंप्यूटर में जितना ग्रैंड टोटल रैम है वो हर समय यूज़ हो सकता है। खाली रखना किसी चीज़ को आपको नुकसान कराता है। लोग आराम से सर्वर के लिए महँगे से महँगा इक्विपमेंट खरीद लेंगे, जब तक उसका यूटिलाइजेशन 100% के आस-पास रहे या ऑलमोस्ट 95 रखा जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कैशिंग भी सिस्टम वाइड किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप लोग कंप्यूटर में देखते होंगे कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के बाद L1, L2, L3 रहता है, उसके बाद भी कैश होता है। वो सारे कैश इधर-उधर फैलाए हुए रहते हैं। रैम में डाल दिया जाता है, इधर डाल देते हैं उधर। आधा से ज़्यादा चीज़ आपके कंप्यूटर में हो रहा है कैश को मूव करने में। क्योंकि प्रोसेसर बहुत एफिशिएंट है, लेकिन मेमोरी से डेटा निकाल के प्रोसेसिंग यूनिट तक यानी जहाँ ट्रांजिस्टर उसे बिट फ्लिप करेगा या उसका प्रोसेस करेगा, एडिशन करेगा, वहाँ तक ले जाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। तो और अगर आप कैश को नहीं ठीक से मैनेज करते तो लिटरली आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सिर्फ कैश के छेड़खानी के कारण आपका प्रोसेसर दी बेस्ट एंड दी ग्रेटेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर डेटा जाने में लेट लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए कंप्यूटेशन में कैश फ्लो पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आप लोग देखते हो पीसी ये मतलब M1 चिप जो है इतना ज़्यादा भयानक कैसे हो गया इतना कम रैम में? कारण वही था कि वो चूँकि डाई पे ही लगा हुआ है तो बहुत अच्छा थ्रूपुट मिलता है। थ्रूपुट बढ़ जाता है, वो फ़ायदा यही वो थ्रूपुट को सर्वर में लाना चाहता है कि भैया रैम आप समझ लिए बगल में है, आपका अपना है, जो समझ के इस्तेमाल करना कीजिए। उसको आप एक पूल बनाइए और जहाँ-जहाँ जितना ज़रूरत है वहाँ-वहाँ उतना एलोकेट कीजिए। वर्चुअलाइज़ करके और बाँट दीजिए। तो यही रिज़ल्ट इस पे आने लगा है। इसमें सैमसंग भी काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी कंपनी कर रही है। तो इसका एम क्या है? एम इसका बस यही है कि वर्ल्ड मतलब जो भी आपका सिस्टम है, उसको कभी भी आप कैसे भी स्केल अप कर सकें। आज के टाइम में हम आराम से आपको बोल सकते हैं, देखो ग्राफ़िक्स हमको ज़्यादा चाहिए। आप आराम से हाइपर स्केलेबल बोले भाई देखो भैया हम एनवीडिया का 100 ग्राफ़िक्स कार्ड आपको एलोकेट कर दे रहे हैं। आप जाओ किसी डेडिकेटेड सिस्टम देखो भैया हमको एएमडी का मतलब ये चाहिए, खूब सारे रोम प्रोसेसर चाहिए, वो लगा देगा सर आपको हम 500 प्रोसेसर दे देते हैं। मतलब सुपर कंप्यूटर में ऐसे ही किया जा सकता है। अब रहा बात कि आपको सीपीयू, जीपीयू, कंप्यूट कार्ड हो जाए, जैसे यूट्यूब हो जाए, बहुत सारे वो ट्रांसकोडिंग कार्ड लगाए हुए रहते हैं, तभी इतने सारे वीडियो स्ट्रीम्स को पैरेलली ट्रांसकोड किया जा सकता है। उसके लिए डेडिकेटेड है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। फिर अगर आप बात करते हो नेटफ्लिक्स के पास जाते हो, नेटफ्लिक्स बोला देखो भैया हमें वो सब ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमें मेमोरी का बड़ बम-बम चाहिए, अति बम-बम मेमोरी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा डेटा फाइल स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना टेराबाइट का स्टोरेज दिया जा रहा है। तो ये सब समझना ज़रूरी है कि यहाँ तक हम लोग आ गए, लेकिन रैम अभी भी आप नहीं कर सकते। रैम आपका अभी भी पर यूनिट लॉक्ड है। यानी कि एक यूनिट में अगर मान लीजिए मैक्सिमम आप हाफ टेराबाइट डाल सकते हैं, तो बस वो हाफ टेराबाइट हो गया। किसी प्रोसेसिंग के कारण आपको जैसे मान लीजिए बहुत सारा वेदर डेटा को क्रंच करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट बनता है। वो डेटा सेट आराम से 4-5 टेराबाइट बन जाता है, तो उसके लिए डेडिकेटेड नोड बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो कॉपी नहीं कर पाएगा। वीरैम हो जाए जो आपका मतलब समझ लीजिए ग्राफिक्स कार्ड में लगा हुआ है, उसमें आप देखेंगे ना कि मतलब क्वाड्रो में अंतर क्या है और इसमें जी फोर्स या हो जाए आरटीएक्स इस सब में अंतर क्या है? वी रैम बहुत ज़्यादा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मूवी सीन को रेंडर करना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़े-बड़े एसेट्स लगते हैं, वो सारे एसेट आराम से वी रैम खा जाता है। लेकिन अगर वी रैम ही आपका लिमिटेड है, आप चाह के भी सेम प्रोसेसर कोर जो आपका आरटीएक्स में है, जो आपका क्यूडा में है, यूज़ नहीं कर पाएँगे। कारण ये वी रैम ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रैम और कैश वाले मेमोरी को अगर आप ये कर देते हो कि स्केलेबल, कि भैया आपको जितना चाहिए हम दे सकते हैं और इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लिया कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको एफपीएस चाहिए, ना कि बहुत हाईएस्ट डिटेल चाहिए, आपको वीरैम का उतना ज़रूरत नहीं है, तो फालतू का वीरैम पे क्यों खर्च कर रहे हो? आप ये समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए आपका पर नोड में आप रैम लगा रहे हो और रैम का कोई ज़रूरत नहीं है, तो फालतू का आप खरीद रहे हो ना। पहले तो वो दो उसका दूसरा वो इलेक्ट्रिकली बिजली खाएगा ही, यूज़ हो चाहे नहीं हो, इलेक्ट्रिकली एक्टिव है तो एनर्जी खाएगा। आपका दाम बढ़ा रहा है, खा रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, उसके चलते आपका कूलिंग का कॉस्ट भाग रहा है, सब चीज़ घुमा के आपको नुकसान हो रहा है। तो अगर रैम को ऐसा कर दिया जाए कि भैया स्केलेबल है, जिसको जब ज़रूरत है तभी लो, वो समस्या सॉल्व कर देता है। तो आप ये सारे इक्विपमेंट देख लीजिए कि जैसे नेटवर्क स्टोरेज होता है जिसमें आपका क्यूएसएफपी पोर्ट लगते हैं, वो सब हमें बम-बम मात्रा में, जैसे पीसीए देखिएगा, बम-बम मात्रा में रैम चिप्स देने पड़ते हैं, तभी जाके वो इतना हाई स्पीड में डेटा थ्रूपुट कर सकता है। आपका सस्ता से सस्ता सेटा एसएसडी जो थोड़ा-सा भी ढंग का होगा, उसमें मतलब समझिए नैंड पैकेज के साथ आपका डीरैम भी दिया जाता है, जिसे कहते हैं ना डीरैम एसएसडी हो जाए। फिर आपका ये रेड कंट्रोल में देख लो, उसमें तो पूरा सीधे रैम स्टिक डालने का जगह दिया रहता है बहुत सारे में, क्योंकि बहुत रैम चाहिए तभी वो रीड एंड राइट स्पीड मेंटेन कर पाएगा। और कुछ-कुछ केसेस में इसमें बैटरी लगा के दिया जाता है कि अगर मान लीजिए पावर ऑफ हो जाता है, क्योंकि रैम में डेटा था और वो हार्ड ड्राइव में कैसे जाएगा, हार्ड ड्राइव बहुत पावर खाता है, वो बैटरी से चलेगा नहीं। तो वो एक छोटे से मेमोरी बस में डंप कर देता है, जैसे फ्लैश कार्ड हो जाए डंप कर देगा, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि सिस्टम स्टार्ट किया था जो डेटा इसमें था रैम में था, जो कि आराम से 4-5 गीगाबाइट हो सकता है, 8-16 गीगाबाइट हो सकता है, वो सीधा गायब ना हो जाए। फिर आपका ये समझ लीजिए कि इलास्टिक सी एक्सएल मेमोरी सॉल्यूशन एफपीजीए प्रोटोटाइप, इसे बहुत सारी कंपनी बना रही है। ये बोल रहा हूँ कि 2019 से ही हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो एम यही है कि ये सारे चीज़ों में रैम को हटा दिया जाए और रैम को एक बल्क यूनिट बना दिया कि भैया ये रैम है।
प्रोसेसर को कितना चाहिए आप ले लो, ग्राफिक्स यूनिट को कितना चाहिए आप ले लो, हिसाब वही समझिए। हुलू-लुलू हटाया जाए, सब में से रैम हटाओ और एक बम अति बढ़िया मात्रा में एक बम रैम का पूल बनाओ, उससे जिसको जितना चाहिए जितना लेना। जैसे मान लीजिए आप जिस टाइम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम आपको एसएसडी माँग रहा है, एसएसडी को एलोकेट कर दिया जाएगा। फिर जिस टाइम में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम निक को कर दिया जाएगा, भैया यहाँ तो राइट हो चुका है, यहाँ डीरैम का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डाल दो। समझ रहे हैं? मतलब एलोकेट कर पाएँगे और इससे बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलेगा और ये हार्डवेयर का कॉस्ट कम करेगा क्योंकि आप हाइपर स्केलर में 1000 डेढ़ हज़ार में बात नहीं करते, 10,000 से नीचे तो मुँह नहीं खोलता है। 10,000 जीपीयू चाहिए, 50,000 आपका सीपीयू चाहिए, तो वो सब मामले में कितना रैम आपका बचने लगेगा। अगर और जहाँ बात जो एनवीएमई स्टोरेज अब सर्वर में यूज़ होता है, उसमें डीरैम लगता है, वो भी बहुत महँगा आता है। उससे ज़्यादा सस्ता होगा अगर आप स्टिक रैम इस्तेमाल कर पाएँ, तो स्टिक रैम का अलग से एक पूल बना दिया जाए, तो ज़्यादा एफिशिएंटली आप यूज़ कर पाएँगे। तो एम यही है, हर चीज़ से ये समझना ज़रूरी है, हर जो चीज़ में रैम है, उसे हटा दिया जाए कि भैया रैम को एक पूल बनाओ, उससे आपको जितना लेना है लो और ताकि आप डायनामिकली स्केल कर सको कि भैया इसको चाहिए ये दे दो, इसको चाहिए इसको दे दो, इसको चाहिए इसको दे दो। या ऐसा हो रहा है कि सबको बहुत चाहिए, मान ली कुछ आपने कोई एआई का इंजन बनाया जो दबा के सब चीज़ यूज़ करता है, तो आपको पता है कि कहाँ लिमिट है। फिर ये नहीं होगा कि अरे काश हमारे एसएसडी में ज़्यादा रैम होता। अब ठीक है भाई, मैं और रैम लगा देता हूँ। काश हमारे रेट कंट्रोलर्स में ज़्यादा होता, कोई बात नहीं, हम उसमें और लगा देते हैं। काश होता कि हमारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज में ज़्यादा रैम होता, लगा दीजिए, लिमिट नहीं हो जाएगा। और ऐसे आपका ग्राफिक्स कार्ड में समझ लीजिए कि आप ग्राफिक्स कोर खरीदे हैं, सब चीज़ बल्ले-बल्ले चल रहा है, लेकिन आपका नया गेम इंजन आया, बोलता है अरे यार वीरैम ज़्यादा होता तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं सर, हम रैम बढ़ा देते हैं। समझ रही? यही एम है इस कंपनी का कि रैम बढ़ाते हैं और कैश के साथ भी होगा। रैम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रैम सबसे कॉमनली समझ में आता है। तो भविष्य में क्या होगा? तो हिसाब ये समझिए कि इससे आने वाले टाइम में हाइपर स्केलर जितने हैं, उन सब मेमोरी को भी एक वेक्टर के तौर पे बेचने लगेंगे। जैसे कि अगर आप अमेज़न वेब सर्विसेज़ से सर्विस लेते हैं या बहुत सारे लिनोड ये सब सर्विस वो बताते हैं ना कि हम आपको क्या दे रहे हैं, मतलब कितना थ्रूपुट दे रहे हैं, कितना डेटा मतलब कंप्यूट कितना दे रहे हैं आपको। उसमें ये भी हो जाएगा भैया रैम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, आपको कितना चाहिए। क्योंकि बोले अलग-अलग सर्विसेज़ को अलग-अलग अमाउंट चाहिए होता है, तो फालतू का उसमें ज़बरदस्ती का डाल देना या ना डालना दोनों नुकसान करता है। तो आप चाहोगे कि बम-बम हम मात्रा में डालते हैं, जिसको ज़रूरत है उसे हम दे देंगे। और बंच ऑफ डिस्क जो बनाया जाता है, जहाँ पे बड़े-बड़े सर्वर मतलब जहाँ पे आपका समझ लीजिए नेटफ्लिक्स अपना डेटा स्टोरेज करता है, वो एसएसडी का दाम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप नैंड फ्लैश मास प्रोड्यूस होता है, डीरैम उतना नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, तो डीरैम का दाम बढ़ जाता है। तो कंट्रोलर डालो, डीरैम डालो, फिर नैंड फ्लैश डालो, तो एसएसडी का दाम बहुत ज़्यादा आता है। वो एसएसडी का दाम बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ़ एक कंट्रोलर और वो भी सिर्फ़ डम कंट्रोलर रहेगा जो भैया नैंड फ्लैश को करे और रैम का काम बाहर वाला रैम सँभाल रहा है, वो आराम से चलेगा। तो यही समझिए जीपीयू मान लीजिए जीपीयू का दाम बहुत घट जाएगा कि भैया उसको वीरैम करनी है और फिर आप आराम से अब भविष्य में मतलब ये तो अभी की ही बात कर रहे हैं, आराम से आप ऐसे-ऐसे मतलब समझिए मेमोरी एक्सटेंशन मॉड्यूल खरीद के लगा सकते हैं। भैया हमने लिया था ग्राफिक्स कार्ड सर, प्रोसेसर से मैं खुश हूँ सर, प्रोसेसर बहुत बढ़िया है। लेकिन वीरैम जो लिए थे जैसे मान लीजिए 8 जीबी का आपने वेरिएंट लिया था, आप खुश नहीं हैं यार, प्रोसेसर थोड़ा-सा सर प्रोसेसर बढ़िया है सर लेकिन वीरैम नहीं है। कोई बात नहीं सर, खरीद लीजिए, लगा लीजिए। आराम से 16 जीबी कर दीजिए या आपका कुछ है कि आपको बहुत ज़्यादा एफपीएस नहीं चाहिए लेकिन वीरैम बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत बड़ा सीन आप रेंडर करना चाहते हैं, डाल दीजिए ना सर, काहे लोड ले रहे हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जीपीयू को, वीरैम ये सबको अलग कर सकता है और उससे ये फ़ायदा होगा वर्कलोड जैसा उसके हिसाब से आप फ़ीड करोगे, ज़बरदस्ती के बस दे नहीं दोगे और इससे बहुत बड़ा शिफ्ट सर्वर वाले में आएगा। इसीलिए समझिए 2019 में स्टार्ट होने के बाद धड़-धड़ा के उसका हर साल इसको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि सीएक्सएल 1.0 और 1.1 बनाया गया था 2019 में, जो 32 गीगा ट्रांसफर पर सेकंड का लिंक स्पीड है। और उसके बाद ये मतलब 2020 में इसको ये कर दिया गया 2.0 में अपग्रेड किया गया, बहुत सारे और फंक्शंस ऐड किए गए और इस आप यही समझिए हर चीज़ को मेमोरी पूलिंग देख लीजिए, एक्टिवेट कर दिया गया है सीएक्सएल 2.0 में और अभी के टाइम में सीएक्सएल 3.0 चल रहा है जो कि 64 गीगा ट्रांसफर पर सेकंड है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है और इसमें बहुत सारे और फंक्शंस भी डाल दिए गए हैं। तो इस आप वही समझिए कि आप इस तरह से रैम ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कैश ऐड कर सकते हैं और इससे बहुत मतलब अभी ये समझिए अर्ली ही स्टेज है, ऑब्वियसली सिर्फ 3 ही इटरेशन हुआ है, लेकिन इसका जो स्कोप है, हर चीज़ से रैम हटा जाएगा, इस तरह का रैम होगा और वो आप डिसाइड करोगे। आपको चाहिए रैम सर, खरीदिए, नहीं चाहिए ज़बरदस्ती का हुलू-लुलू मत कीजिए और हर चीज़ का दाम घटने लगेगा या एटलीस्ट घटेगा नहीं, आज के टाइम में कोई चीज़ का दाम घटता नहीं है, लेकिन ये होगा कि पागल जैसा दाम नहीं भागेगा। जो अभी एनवीडिया बोलता है कि भाई हमारा वीरैम का दाम बढ़ रहा है, बात सही है, बात एकदम सच है, लेकिन वीरैम रहे ही नहीं। कोई टेंशन नहीं है सर, ये कर लीजिए। फिर आप चाहोगे सर मैं चाहता हूँ 400 जीबीपीएस का लिंक चाहते हैं। अरे सर ले लो, लेकिन बात है उसको वीरैम चाहिए उसको क्रंच करने के लिए। सर हम खरीद लेंगे। मान लीजिए आपका वीरैम फुल हो रहा है, तब आप दूसरा खरीदोगे। ये नहीं कि भैया खरीदते टाइम ही आप इसमें एकदम मैक्सिमम ले लो। आपको ज़रूरत है तो बढ़ाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत कीजिए।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लिए बेसिक स्टेप है, जो देखते-देखते सर्वर इंडस्ट्री में हाइपरस्केलर तो अभी टूट पड़े हैं, तभी इतना जल्दी-जल्दी इसका इटरेशन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में हर जो नए सर्वर्स बनाए जाएँगे, वो सीधे-सीधे सीएक्सएल पे कूद रहे हैं। सीएक्सएल पे जो नहीं कूदा, वो लिटरली आउटडेटेड चीज़ पे अभी काम कर रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं बहुत स्पीड से ये बढ़ाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इस पे पीछे पड़े हुए हैं और स्पीड तो पीसीआई से बहुत आगे चल गया, पीसीआई 6.0 पे चला गया है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है कि जहाँ पे रैम जो है, आपको नहीं भैया हर चीज़ के अंदर वीरैम, हर चीज़ के अंदर ये सब नहीं, सब हटाइए। एक पूल बनाइए, पूल को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सीपीयू पे ऑब्वियसली रैम दिया जाएगा, वही मेजर पूल रहेगा, लेकिन बाद में आप ऐड इन कार्ड के तौर पे आप डाल पाओगे कि भैया मुझे और चाहिए, डाल दो, ऐड कर दो। नहीं, फिर ये भी टेंशन खत्म हो जाएगा, भैया उतने स्लॉट्स हैं कि नहीं, टेंशन नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इसमें लेटेंसी पे भी काफ़ी काम किया जा रहा है। सिर्फ स्पीड होने से काम नहीं चलता, रैम जैसा चीज़ को ले लेटेंसी भी बहुत कम करनी चाहिए। सीएक्सएल में लेटेंसी पे बहुत फोकस किया गया कि लेटेंसी बहुत कम रहे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सीएक्सएल कंप्यूटर लिंक के बारे में, एक्सप्रेस लिंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखाया, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।